हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनसीएफ, आरटीई के अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी वीडियोज़ आ चुकी है। नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा टॉप 50 का, उसको जाकर जरूर देख लीजिए। एनवीएस टॉप 50 वीडियो, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके काम की है। अगर आपको इसकी अगली पार्ट भी चाहिए होगी तो पार्ट 2 नीचे कमेंट जरूर कर देना। एक्चुअली ये पार्ट 3 है टेक्निकली, तो पार्ट 3 अगर आपको चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट करके पार्ट 3 लिख देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? लर्निंग पैसिव है। तो देखिए जहाँ जहाँ भी पैसिव वर्ड आपको दिखेगा ये नेगेटिव है। जब भी पैसिव देखो आप, उससे आपको दूर भागना है। इसको बोल देना है भैया नमस्ते, दूर से नमस्ते बोलना है पैसिव लर्निंग को। कट गया आपका ऑप्शन, दो ऑप्शन तो आपने इलिमिनेट कर दिए। अब बचा एक्टिव लर्निंग, फिर से एक्टिव लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है और इसका कैरेक्टर कैसा है, सोशल है या फिर सिंपल है। आप देखो जब भी आप कोई चीज़ लर्निंग करते हो ना, आप सबसे पहले अपने परिवार से, अपने माँ पिताजी से कुछ चीज़ों को सीखते हो, दादा दादी से सीखते हो। इसके बाद आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, बाहर जाते हो दोस्तों के साथ जो है आप सोशलिज्म करते हो, बाहर में दोस्तों के साथ सीखते हो। फिर दोस्त के यहाँ उसके मम्मी पापा के पास जाते हो, आसपास के जो नेबर हैं उनसे सीखते हो। तो ये क्या है, एक जो है सिंपल तो नहीं, ये एक सोशल लर्निंग है। यानी कि इसका जो कैरेक्टर है कैसा है, सोशल है। लर्निंग क्या है, एक्टिव है। इसके अलावा जो इसका कैरेक्टर है वो कैसा है, सोशल है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूं 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस जो इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। याद रखिएगा लास्ट मिनट के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए ये होगा। तो जिनको लेना है वो मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए बात की जा रही है असेसमेंट की, बच्चे का असेसमेंट आप जो है कैसे करोगे। तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। आप रोट लर्निंग, देखिए मैंने क्या कहा था, रोट लर्निंग जहाँ पे दिखे आपको इससे बचना है। ये तो आंसर आपका होने से रहा, कट कर दीजिए आप। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले ऑप्शन में एक और यहाँ पे जो है नाक बनकर बैठा है, रिकॉल। रिकॉल का भी मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते जाओगे, तो ये रोट लर्निंग का ही एक टाइप ऑफ हो गया। तो दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, टू सपोर्ट चिल्ड्रेन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली ये तो होना ही चाहिए। बच्चा किसी चीज़ को लर्न कर रहा है, आपको क्या करना है, उसे सपोर्ट करना है। आप एक्चुअली टीचर क्या है, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है टीचर का, ताकि बच्चों को सिखाने में सहूलियत हो। सपोर्ट, टीचर का रोल जो है फैसिलिटेटर का है, सपोर्टर का है। तो ऑप्शन 3 तो बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। फिलहाल ऑप्शन 4 को भी पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। टू अराइव एट पैरामीटर टू कंपेयर, देख लो ये रहा नेगेटिव वर्ड। अब देखो मैं आपको बोलूं कि आलू यानी कि पोटैटो और टोमेटो में कौन अच्छा, तो देखिए दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। टोमेटो कभी पोटैटो नहीं हो सकता, पोटैटो कभी टोमेटो नहीं हो सकता, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कंपेयर आप कैसे कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, हो सकता है कि वो ड्राइंग में बहुत तेज़ हो, है ना। तो आप मैथ्स जो कम पढ़ रहा है, आगे हो सकता है कि वो बहुत बड़ा पेंटर बन जाए, बहुत बड़ा पोस्टर मेकर बन जाए। तो ये तो बातें गलत हो गई कि अगर कोई मैथ्स नहीं जानता है तो वो आगे सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। तो इस तरह से कंपेयर करने की कोई बात होती ही नहीं है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है। अब यहाँ से बात हो रही है ईबीएस सिलेबस की। तो देखिए ये सीटेट, केबीएस, एनबीएस के काम में तो आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है जो 6 थीम है ना सॉरी, जो 6 थीम है एनसीएफ 2005 के, यहाँ पे 2 गलती से लिखा गया है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा 6 थीम है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप आराम से इसे समझ सकते हो। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जो है 13 का आंसर जो भी होगा 1 2 3 4 5 आप जरूर दें। अपने आपको जो है इवेलुएट करें, असेसमेंट आपका भी होना चाहिए। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर देना, बहुत ही आसान है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई 2009 के अनुसार जो प्रोविजन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम, देखिए ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव करके आप जो है
ऐसा करोगे बिल्कुल नहीं, भेदभाव नहीं करना है, सेग्रीगेशन यानी कि पृथकीकरण ये भी नहीं करना है आपको। अब देखिए बात आती है इक्वालिटी की, तो आपको लग रहा हो कि ऑप्शन 4 तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। लेकिन देखिए जब भी आप एमसीक्यूज में जाते हो तो जो सबसे बेस्ट आंसर होता है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो जो इक्विडिटी है ना, इसका मतलब होता है फेयर। इक्वलिटी के साथ साथ फेयर भी होना जरूरी है। इक्विटी का मतलब होता है फेयर एंड इक्वल। आप जो है कमेंट एक्चुअली जो है इसे गूगल में भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा इक्विटी का मतलब क्या होता है, जहाँ जो फेयर हो और इक्वालिटी का अपॉर्चुनिटी प्रदान करे। तो ऑप्शन 3 आपका सबसे बेस्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे लोग जो है ना, जैसे ही आप देखते हो इक्वालिटी और आप फट से इक्वालिटी में जाओगे और ये जाल है, आप फंस जाते हो यहाँ पे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीयता जो उल्लेखनीय एकता के बारे में जगाने के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, तो देखिए इसका जो टैगलाइन है ना, मोदी जी ने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पे मदर टंग को जो है प्रायोरिटी दी जा रही है कि बच्चा सबसे पहले मदर टंग बोलेगा, वो खोटा पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी हो सकता है, उड़िया भी हो सकता है। उसके बाद उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश में से कोई हो सकती है। तीसरा जो लैंग्वेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो चाहे तो इससे जो है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्या है? देखिए फिर से एक नेगेटिव वर्ड मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए कौन सा है? रिजिड की बात की जा रही है। रिजिड का मतलब होता है कठोर बनना। एनसीएफ 2005 को उठा लो, राइट टू एजुकेशन को उठा लो, या फिर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उठा लो। हमेशा बात की जा रही है टीचर को फ्लेक्सिबल रहना है, बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए देना है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। इसको नमस्ते बोलिए दूर से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है, बिल्कुल सही बात। आप देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या हो गया, और जो हॉलिस्टिक एजुकेशन है इसका मतलब है कि आप जो है क्या करोगे, बच्चे को बोलोगे कि भैया ऐसे सीख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है। हो सकता है कि कोई एक्टिविटी से सीख जाए, कोई पिक्चर मेथड से सीख जाए, कोई वीडियो के द्वारा सीख जाए उस चीज़ को। हो सकता है कि वो अपने घर पे जाए और वहाँ पे उस एक्टिविटी को जो है घर जाकर वो देख ले, वहाँ से सीख सकता है वो। हो सकता है कि वो अपने पड़ोसी को वो काम करते हुए देखे तो वहाँ से सीख सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप उसे जो है आज़ादी देते हो। अब देखिए ऑप्शन 3 क्यों नहीं होगा? यहाँ पे बोला गया है लर्निंग टूवर्ड फॉर द एग्जाम्स। देखिए यहाँ पे गलती हो गई। हम लोग किसी को लर्निंग कराते हैं सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार होने के लिए नहीं। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है। मैं जो देखिए ये भी ऑप्शन क्यों कटेगा? ये पहले होता था समेटिव मेथड, यानी कि जहाँ पे आप जो है एक बार में 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 मंथ में एक बार एग्जाम ले लेते थे। ये क्या है? ये समेटिव असेसमेंट मेथड है ये, कि जो कि इनकरेक्ट है। अब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, एफएस करना है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है एफए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप तुरंत पढ़ाओ, तुरंत जो है उससे फीडबैक लो, उसका जो है इवोल्यूशन आपको इस तरह से करना है। असेसमेंट आपको कैसे करना है? फॉर्मेटिव। याद रखिए एफ इज़ ग्रेटर देन एस, हमेशा याद रखिएगा। एफ पहले आता है, एस बाद में आता है, तो एफ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखिए। ये एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही वाला है। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट सिलेबस ऑफ ईवीएस। ईवीएस का सिलेबस कैसा होता है? तो देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। ईवीएस में आप थोड़ा साइंस भी पढ़ते हो, थोड़ा आप इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ते हो, है ना, इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ते हो, थोड़ा सोशल साइंस भी पढ़ते हो। ईवीएस में देखिए स्टेट के साथ कैपिटल का नाम भी पूछ लिया जाता है, मैप के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जो सिटीजन के राइट हैं उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, साथ में सीड के बारे में यानी कि बीजों के बारे में पूछ लिया जाता है, पौधे के बारे में पूछ लिया जाता है, जानवरों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? साइंस भी पढ़ना पड़ता है ईवीएस में आपको, सोशल साइंस भी पढ़ना होता है, और पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस तो आप पढ़ते ही हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग एक बार इसे आराम से पढ़कर। यहाँ पे देखिए सिलेबस जो है ये देखिए ये इंटीग्रेशन है सोशल साइंस का और इन्वायरमेंट साइंस का नहीं, ये तो होगा नहीं जहाँ पे तीनों ऑप्शन हो। देखिए बिल्कुल ये रहा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस भी है, सोशल साइंस भी है और साइंस भी है। ऑप्शन 4 के साथ आपको जाना था।
फिलहाल जाएंगे हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोरियन, चाइनीज़, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली के अध्ययन को किस भाषा के रूप में रखा गया है? त्रिभाषा, द्विभाषा, अतिरिक्त भाषा के रूप में, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में? तो देखिए, कौशल विकास के रूप में नहीं रखा गया है। स्किल जहाँ पे आप कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में सीखते हो, या फिर साइकिल रिपेयरिंग या मोटर बाइक रिपेयरिंग के बारे में सीखते हो आप, या फिर आप प्लम्बर या फिर कोडिंग करने के लिए सीखते हो, वो हुआ स्किल। तो ये तो ऑप्शन कट गया। ये जो बिजनेस स्टडीज़ है इसके बारे में भी ये नहीं है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अतिरिक्त यानी कि अनदर लैंग्वेज के तौर पर आप इसे सीख सकते हो, जो कि आपके काम में आएगा। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेथड डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर असेसमेंट फॉर चिल्ड्रेन? असेसमेंट फॉर चिल्ड्रेन को कैसे करते हो आप? रोल प्ले, डेफिनेटली रोल प्ले करते हो तो आप चीज़ों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग जो है डिसिप्लिन के ऊपर बात करते हैं। अब रावण का डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रावण के लिए डिसिप्लिन अलग हो सकता है, राम के लिए अलग हो सकता है, सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए अलग अलग हो सकता है। तो डिसिप्लिन सबके लिए अलग अलग है। तो रोल प्लेस के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीखता है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रुप वर्क। सपोज कर लो कि आपको एक रंगोली बनाने के लिए दी गई है, या फिर एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिया गया है। अलग अलग बच्चे का दिमाग अगर उस प्रोजेक्ट पे लगेगा तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ग्रुप वर्क भी बहुत अच्छी बात है, तो ये भी सही है। दोनों को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। पोर्टफोलियो, डेफिनेटली। देखिए, पोर्टफोलियो होता क्या है ना, कि सपोज कर लो कि ये क्या है, प्रीति है। प्रीति का वजन क्या है, प्रीति कैसे पढ़ती है, प्रीति के माँ पिताजी का बैकग्राउंड क्या है, प्रीति ने पिछले टेस्ट में कितने स्कोर करे हैं, प्रीति जो स्पोर्ट्स में है उसमें कैसा उसका इंटरेस्ट है, ड्राइंग में कैसा इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल आप ये कह सकते हो कि पोर्टफोलियो के माध्यम से आप किसी के बारे में भी, प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जान सकते हो। अगर किसी टीचर को पढ़ाना हो तो वो पोर्टफोलियो लेगा और बता देगा ये लड़की या ये लड़का बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छा है ड्राइंग में, बहुत अच्छा है साइंस में, मैथ्स में। तो वहाँ से पोर्टफोलियो, तो यानी कि तीनों तो फिलहाल अभी तक सही निकले हैं। प्रोजेक्ट, यानी कि ये भी तो सही बात है। प्रोजेक्ट दे सकते हो आप कि आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं उसके पत्ते किस तरह के हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है, ये चारों ऑप्शन बहुत ही लाजवाब हैं। तो ऑप्शन 4 के साथ आपको जाना था। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देख लेना आप। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर रिकमेंडेड ऑफ NCE, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, सॉरी NCF यहाँ पे है, F होगा यहाँ पे। NCF 2005 EVS लर्निंग के लिए बोला गया है। देखिए आंसर कैसे मिलेगा आपको। देखिए, बुक इस लर्निंग, सिर्फ बुक को पढ़ के बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ये काट दीजिए इसे। अब देखिए ऑप्शन ए में जहाँ पे शार्प बाउंड्री हो स्कूल और, देखिए ये ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि सिर्फ आप स्कूल में सीख सकते हो, आप जो है घर में नहीं सीख सकते हो, सोसाइटी में जाकर नहीं सीख सकते हो। तो ये तो गलत बात है ना, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है। ये क्या कर रहा है, चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करने के लिए नहीं दे रहा है। तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। रोट लर्निंग, देखिए अब यहाँ पे आप फंस जाओगे। रोट लर्निंग देखकर हमेशा काटना नहीं होता है, पूरा सेंटेंस भी पढ़ना होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्करेज करना है आपको रोट लर्निंग को। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे, सिर्फ आपको लर्न करने, रोट लर्निंग देखकर ऑप्शन को कट नहीं कर देना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, रोट लर्निंग को डिस्करेज कीजिए, बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे। फिलहाल ऑप्शन 4 को भी पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रेंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बिल्कुल बात ये भी सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज या फिर स्कूल में ही जानकारी नहीं मिले, जो वो बुक में पढ़ता है रियल लाइफ में, रियल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ों को देख सके। तो दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी आपका करेक्ट होगा। देखिए बी और डी कहाँ पर है, बी और डी देख लेते हैं। बी, ए और बी ओनली है, ए और सी है, ए बी सी और बी सी डी। एक्चुअली मुझे एक और देखना होगा, देख लेता हूँ मैं। देखिए ये जो ऑप्शन ए है ये तो इनकरेक्ट है, बी आपका सही है और डी भी आपका सही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे ऑप्शन देने में। बी और आपका जो है डी राइट हो जाएगा। यही दोनों आपके करेक्ट ऑप्शन थे। आखिरी बार जाते जाते फिर से बता दूं, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।